हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास 7 का हिंदी बुक है, चैप्टर 6 है और इस चैप्टर का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री एक सच्चे देशभक्त थे, देशप्रेमी थे और उनको हम लोग अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती मनाई जाती है तो उसके उसी दिन वे भी पैदा हुए थे, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए थे। तो इस चैप्टर में उनके विषय में कुछ दिया हुआ है, तो आइए हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। बात कुछ समय पुरानी है, मतलब उनके समय की बात है, तो ये पुरानी बात है। 5-6 वर्ष का एक छोटा सा बालक स्कूल से घर लौट रहा था। उसके साथ उसके कई सहपाठी भी थे। रास्ते में आम का बगीचा पड़ा। पीले पीले रसीले आमों को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। आसपास पड़े पत्थरों को उठाकर वे पेड़ों में मारकर आम तोड़ने लगे। एक छोटा सा बालक एक कोने में चुपचाप खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, नन्हे तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम। तो ये उस समय की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री 5-6 वर्ष का था और स्कूल उस समय जाया करता था। तो उसका बचपन में नाम नन्हे था, लोग उसे नन्हे कहकर बुलाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि नन्हे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ वापस आ रहे थे घर और रास्ते में आम का बगीचा था। पके हुए आम देखकर सभी के मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों का जैसा स्वभाव होता है, वे लोग उसको तोड़ने का प्रयास करने लगे, उस पर पत्थर मारकर तोड़ने लगे। लेकिन नन्हे जो था वह एक कोने में खड़ा रहा। तो उसके दोस्तों ने कहा कि नन्हे तू भी 2-4 आम तोड़ ले। लेकिन बालक के अंतःकरण ने चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी, पर उसका जी एक गुलाब के फूल पर ललचा गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वे गलत काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चोरी करना भी एक गलत काम है। इसी तरह से नन्हे के मन में आया कि ये गलत काम है, इसको मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो एक गुलाब फूल देखकर उस पर लालच आ गया और वह गुलाब फूल को तोड़ लेता है। उसने एक फूल तोड़ लिया। इसी बीच बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ आ धमका। उसी बीच जो है माली आ जाता है, वहाँ का रखवाला जो करता है वह आ जाता है और बच्चे तो भाग खड़े हुए, सारे बच्चे जो रहते हैं वो सभी भाग जाते हैं, पर नन्हे वहीं खड़ा रहा। अब नन्हे जो है वहीं है। माली ने उसे पकड़ लिया और उसके कान उमेट कर गाल पर 2 चपत जमा दिए। बालक सुबकता हुआ बोला। अब इस तरह से जब पकड़ा गया, माली ने उसे पकड़ लिया तो उसको 2 थप्पड़ लगा दिया। तो वह रोने लगा, छोटा बच्चा था। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? इस तरह से वो सवाल कर रहा है। तुम्हें पता नहीं कि मेरे पिताजी जीवित नहीं हैं? उसने बतलाया कि मेरे पिताजी जीवित नहीं हैं। बिना बाप के बच्चों को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, बहुत अच्छा। माली वहाँ पे नन्हे को बतला रहा है कि जिसके पिता नहीं होते तो उसको संस्कार अपने अंदर स्वयं ही भरना पड़ता है। तो इसीलिए तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना चाहिए। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसको जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु खड़ा है। उसी क्षण उसने संकल्प किया कि वह अच्छा बच्चा बनकर दिखाएगा। इस तरह की जब शब्द उसको सुनाई दिए माली से, जब माली ने इस तरह की बात बतलाया तो उसे लगा कि कोई गुरु उसको बतला रहा है कि जिसके पिता नहीं हैं उसे कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, उसे अच्छा बच्चा बनना चाहिए। और उस दिन से ही वो संकल्प कर लेता है कि मैं किसी भी स्थिति में अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। और उसने अच्छा बच्चा ही नहीं, अच्छा आदमी भी बनकर दिखा दिया। इतना अच्छा कि भारत माता अपने इस सपूत पर गर्व से फूली न समाई। उसका जीवन ईमानदारी की जीती जागती मिसाल बन गई और वह अच्छा बच्चा तो बना ही और अच्छा व्यक्ति भी बन गया। और इतना अच्छा बन गया कि हमारा देश भी उस पर गर्व करता है। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। यह नन्हे और कोई नहीं बल्कि लाल बहादुर नाम का बालक था, जो अपनी सच्चाई और परिश्रम के बलबूते पर एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बना। जब इनके अंदर इतनी ईमानदारी थी, इतनी सच्चाई थी और वे इतने मेहनती थे कि इसके बल पर वे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। भारत के इस गौरवशाली प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। बालक लाल बहादुर अभी 1.5 वर्ष का भी न हो पाया था कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया। 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती है और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। तो गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे और इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। तो यहाँ पे वो बहुत छोटे थे, 1.5 साल का भी नहीं थे, उनके पिता का देहांत हो गया था। उनका तथा 2 अन्य बड़ी बहनों के पालन पोषण का भार माता राम दुलारी पर आ पड़ा। उनकी माता का नाम राम दुलारी था। उनसे 2 बड़ी बहन और थी, तो उन दोनों को अब उसकी माँ की जिम्मेदारी पड़ गया कि वे उसे पाल पोस कर बड़ा करें। लाल बहादुर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने नाना के
घर रहकर प्राप्त की। उनकी मिडिल कक्षा की पढ़ाई काशी में मौसा जी के पास रहकर हुई। तो ऐसी स्थिति में अगर पिता ना रहे तो ऐसी स्थिति में गरीबी जो है लोगों को सताता है। लाल बहादुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे अपने नाना के यहाँ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए और उसके बाद मिडिल क्लास की जो पढ़ाई था वे अपने मौसा जी के यहाँ रहकर काशी में पढ़ने लगे। वे वहाँ के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ते थे, इस तरह का नाम का स्कूल था वो। निर्धनता और अभावों का कांटा वहाँ भी चुभता रहा, मतलब उसे एहसास होता रहा अपनी गरीबी का। उन्हें 15 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाना पड़ता था। 15 किलोमीटर कोई छोटा मोटा दूरी नहीं है। 15 किलोमीटर आज के समय में शायद ही लोग चलते हैं, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलना चाहते लोग। एक बार तो पास में पैसे ना होने के कारण वे नाव की उतराई ना दे सके और उन्हें गंगा को तैरकर पार करना पड़ा। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वे इतना दूर पैदल चलकर जाते थे पढ़ाई करने के लिए और गंगा नदी बीच में पड़ती थी, तो उसको वो हमेशा ही पैसा देकर नाव से पार किया करते थे। लेकिन एक दिन उनके पास पैसा नहीं था और वे नदी को तैर कर पार किए। आप सोच सकते हैं कि नदी को वे तैर कर पार किए अपनी पढ़ाई करने के लिए। ये वह ऐसे भी तो सोच सकते थे कि चलो आज छोड़ देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचे। तो आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पढ़ाई करने के लिए आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। जिसने कष्ट नहीं झेला वो पढ़ाई नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और यहाँ पे जो दिखाया गया है, आप कितने भी अमीर हैं लेकिन आपको पढ़ाई करने के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ये दोनों बातें सच हैं। सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इससे शास्त्री जी की आत्मा को झकझोर दिया। शास्त्री जी की आत्मा को झकझोर दिया मतलब शास्त्री जी महात्मा गांधी के इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उस समय उनकी आयु मात्र 16 वर्ष ही थी। वे घर परिवार की चिंता छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उस समय वे ऐसा सोच सकते थे, उनकी घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, सोच सकते थे कि हमें घर के लोगों पे ध्यान देना है, उसका रखरखाव करना है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि एक देश प्रेमी अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचता है, उसके बाद घर परिवार के बारे में सोचता है। तो इसी तरह से उनके अंदर देश सेवा का भावना था, इसीलिए वो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन बंद होने पर उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए काशी विद्यापीठ में नाम लिखवा लिया और वहीं से 1925 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। काशी विद्यापीठ जो कि काशी में ही है, तो वे मिडिल क्लास का जो पढ़ाई था वो काशी में ही किए और उच्च क्लास का भी पढ़ाई काशी में ही किए। शास्त्री की उपाधि कोई लेवल होगा उसमें, उसको पढ़ने के बाद जो है शास्त्री की उपाधि प्राप्त होता है, तो उसको वो पढ़ के पार किए तभी उन्हें शास्त्री की उपाधि मिला। जैसे कि पीएचडी की पढ़ाई कोई करता है, पीएचडी पास करता है तो उसको डॉक्टर की उपाधि मिलता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद कोई डॉक्टर नहीं थे लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। तो इसका रीज़न यही है कि वो पीएचडी की पढ़ाई पढ़ के पार हुए थे। वे देश सेवा के कार्य से इलाहाबाद चले गए। वहाँ उनके जीवन में सबसे पहला मोड़ यह आया कि मिर्ज़ापुर निवासी श्री गणेश प्रसाद की सुपुत्री ललिता देवी से 1927 में उनका विवाह हो गया। यह विवाह शास्त्री जी के लिए बड़े सौभाग्य और सुख का साधन बना। शास्त्री जी देश सेवा के कार्य से इलाहाबाद चले गए थे। वहाँ पे उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि ललिता देवी जी से उनका विवाह हो जाता है 1927 ईस्वी में। तो अगर यह सवाल पूछा जाए कि उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो ललिता देवी। याद रखना आप लोगों को, जब देश स्वतंत्र हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उन्हें 1952 में रेल मंत्री बनाया गया। 1957 में वे गृह मंत्री बने। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और उसके बाद उनको 1952 ईस्वी में रेल मंत्री बनाया गया था। और जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इस तरह की कई बातें हैं जो आपको चैप्टर से अलग होकर भी जानकारी रखना है। 1957 में वे गृह मंत्री बने, तो 1957 में इसका मतलब है कि सरदार पटेल जब हटे उसके बाद ये गृह मंत्री बने। 27 मई 1964 को नेहरू जी का देहांत हो गया। तो नेहरू जी का जब देहांत हो जाता है, क्योंकि नेहरू जी ही प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री शास्त्री जी ही बने थे। राजनीतिक नेताओं ने बहुत सोच समझकर शास्त्री जी को उनका उत्तराधिकारी चुना। उनका उत्तराधिकारी मतलब जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो इनको भी प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया।
6 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये जो डेट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप याद रख सकते हैं। 6 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह का सवाल दूसरे जगह भी पूछा जा सकता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, चैप्टर के अंदर से सवाल पूछा जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है। उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1962 के चीनी आक्रमण ने भारत की प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंचाई थी। उस समय चीन हमेशा ही हमारा दुश्मन रहा है। वो हमेशा अपनी दोस्ती दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी दोस्ती के पीछे उसकी दुश्मनी छुपी हुई रहती है, और ये बात हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है। इसीलिए हिंदुस्तान हमेशा उसकी तरफ से सतर्क रहता है। चीन क्या करेगा कोई नहीं जानता, खास करके जितने भी देश है यहाँ पे, उसके खिलाफ तो नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ वो ज़रूर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। हमारी सेना का मनोबल गिरा हुआ था। बहुत सारे सैनिक उस समय हमारे देश के मारे गए थे, और कोई समझौता होने के बाद फिर वो लड़ाई रुकी हुई थी। देश अन्न संकट से गुजर रहा था। अपने छोटे से और दुर्बल से दिखाई देने वाले शरीर में कितनी शक्ति छिपी है, इसका परिचय उन्होंने शीघ्र ही दे दिया। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उनके शरीर को देख के पता नहीं चलता था। उस समय हमारा देश अन्न संकट से गुजर रहा था, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ था हमारे देश को आज़ाद हुए, और हम उतनी तरक्की पे पहुंच नहीं पाए थे। इसीलिए देश संकट से गुजर रहा था। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं थे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने सभी लोगों से आग्रह किया था कि सभी देशवासी एक समय का भोजन नहीं करेंगे, और लोगों ने उनकी बात सुना और वैसा ही हुआ था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। शत्रु को उसके दुस्साहस का मजा चखाने के लिए शास्त्री जी हुंकार उठे। 1965 तो 1962 में जब चीन भारत पर आक्रमण किया था, तो उसी को देखते हुए उसे लगा कि जब चीन उस पर आक्रमण कर सकता है और इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। उसको देखते हुए उसने भी भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। और फिर इन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने 3 सप्ताह की लड़ाई में ही पाकिस्तान का घमंड चूर चूर कर दिया, और अंततः 3 सप्ताह में पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ा। हमारी सेनाएं आक्रमणकारियों को खदेड़ती हुई लाहौर तक जा पहुंची। लाहौर तक मतलब आधा पाकिस्तान घुस गई थी। भारत की इस शानदार सफलता से विश्व भर में खलबली मच गई। सोवियत रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन के प्रयासों से ताशकंद में जनवरी 1966 में एक संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। अब जब भारत इतने अंदर तक घुस गया था, अब कब्जा कर लिया था, तो अंततः वह गिड़गिड़ाते हुए रूस के पास गया, और उसका प्रधानमंत्री जो है इन दोनों के बीच कुछ समझौता कर दिया, जिसका नाम था ताशकंद समझौता। संधि पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद ताशकंद के अतिथि गृह में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। ताशकंद समझौता के बाद इस तरह की घटना घटा कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह एक रहस्य बना हुआ आज भी रहस्य है कि समझौता होने के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु कैसे हो गई। इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, अभी तक किसी को पता नहीं चला। और इसको लेकर एक मूवी भी बनी हुई है, ताशकंद करके एक मूवी बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं, जो कि ज़्यादातर आपको ऑनलाइन भी यह मूवी नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह है। तो इसीलिए इस मूवी को रोक कर रखा गया है, क्योंकि लोगों को सच्चाई ना पता चले। इस हृदय विद्रावक समाचार से सारे विश्व में हाहाकार मच गया। भारतवासियों को तो इस समाचार पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। अगले दिन उनका शव वायुयान से भारत लाया गया। लाखों नर नारी आंखों में आंसू भरे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। इस तरह की अचानक घटी इस घटना पे किसी भी देशवासी ने विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उनके शव को वायुयान से, हवाई जहाज़ से देश में लाया गया, और जितने भी देशवासी थे सभी की आंखों में आंसू था। उन्हें पता था कि वे एक सच्चे देशभक्त को, देश के सच्चे सपूत को खो चुके हैं। इसीलिए सभी की आंखों में आंसू आ गया, सभी उनके लिए रो रहे थे। विजय घाट उनकी समाधि बनी। जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है उसका नाम विजय घाट है। जो श्रद्धा और सम्मान उन्हें मिला वह उन बिरले महापुरुषों को ही मिल पाता है जो जन जन के हृदय में सम्राट होते हैं। जो श्रद्धा हिंदुस्तानियों के मन में आज उनके प्रति है, वो शायद ही उस तरह का सम्मान बहुत कम ही लोग भारतवासियों के दिल में बना पाते हैं। शास्त्री जी की विजय का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि सदा जनता को अपने साथ लेकर चलते थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां एक ओर सेना के जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर रख लिए, वहां किसानों ने अपने परिश्रम के द्वारा अधिक से अधिक अन्न उपजाने का प्रण किया।
इससे सारा राष्ट्र एक फौलादी दीवार की तरह संकट का सामना करता दिखाई दिया। शास्त्री जी अपने कार्य में सफल हुए और इसका रहस्य था कि वे हमेशा जनता को साथ लेकर चलते थे। वे जनता के लिए ही काम करते थे, उसका सेवक समझते थे। उन्होंने यह नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो इससे जवान लोग को एक प्रतिष्ठा मिला, किसान लोग को एक प्रतिष्ठा मिला, जिससे वे अपने कार्य को और लगन से करने लगे। जवानों ने अपने प्राण हथेली पर रख लिए अपने देश की सुरक्षा के लिए। किसानों ने भी इसी तरह का प्रण ले लिया, चाहे जितना भी परिश्रम करना पड़े वे अधिक से अधिक अन्न उपजाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या हुआ, पूरा देश में जो संकट बना हुआ था वो छंटता हुआ दिखाई देने लगा और देश की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगी। शास्त्री जी देश प्रेम को सबसे ऊंचा समझते थे। वे अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के थे। सिद्धांत के आगे वे अपनी पत्नी तथा बच्चों तक की परवाह नहीं करते थे। इस तरह के देशभक्त व्यक्ति आज के समय में शायद ही हों, जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार का चिंता छोड़कर वे देश के लिए काम करते हैं, देश के लोगों को अपना समझते हैं। तो इस तरह के जो लोग थे इसीलिए वे महान बने, क्योंकि उन्होंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अपने त्याग, तपस्या, साहस, दृढ़ता और संयमपूर्ण जीवन से वे ऐसी मिसाल जला गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देश सेवा का मार्ग आलोकित करती रहेगी। वे अपने जीवन के सिद्धांतों से ये बतला गए कि देश की सेवा करने के लिए किस तरह का त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, किस तरह का संयम रखना पड़ता है। इस तरह का मार्ग आने वाले पीढ़ियों को दिखाकर हमारे देश से चले गए और उनका देश प्रेम हमेशा ही हमें प्रेरित करता रहेगा, आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा कि किस तरह से देश सेवा करना है। शांति के पुजारी और युद्ध के विजेता के रूप में उनका नाम राष्ट्र के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों से अंकित रहेगा। वे एक महान व्यक्ति थे। उनका जीवन ईमानदारी और सादगी से भरा था। उनकी महानता हमेशा ही हमें प्रेरित करता रहेगा। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है, जो इंग्लिश हिंदी मीनिंग बतलाया हुआ है। इसको जरूर एक दो बार पढ़ लें आप लोग। बचा हुआ शब्दार्थ यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर 3 इसमें आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है। और आगे देखते हैं भाषा अध्ययन। यहाँ पे व्याकरण का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे विशेष करके यहाँ 2 नंबर में दिया हुआ है मुहावरे, जिसको वाक्य में प्रयोग करना है। और 3 नंबर में दिया हुआ है संधि विच्छेद, इसको 2 टुकड़ों में विभाजित करना है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर बना के दिखा देता हूँ। यह है चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर। जब नन्हे 5-6 वर्ष का था तब उसके साथ क्या घटना घटी। जब नन्हे 5-6 वर्ष का था तब वह आम चोरी करते हुए पकड़ा गया था। माली उसके कान उमेट कर 2 थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि बिना बाप के बच्चे को चोरी नहीं करनी चाहिए, उसे अच्छा बच्चा बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसको जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु खड़ा है। इससे क्या आशय है। जब नन्हे माली को बताता है कि मेरे पिता जीवित नहीं हैं, इस पर माली कहता है कि जिसके पिता ना हो उसे कोई नहीं करना चाहिए, उसे बहुत अच्छा बच्चा बनना चाहिए। नन्हे को ऐसा लगा जैसे माली के रूप में कोई गुरु उसे शिक्षा दे रहा है। बालक लाल बहादुर ने माली से क्या शिक्षा ली। बालक लाल बहादुर ने माली से जीवन में कोई गलत काम न करने और अच्छा व्यक्ति बनने की शिक्षा ली। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। बालक लाल बहादुर की शिक्षा कहाँ कहाँ हुई। बालक लाल बहादुर की प्रारंभिक शिक्षा अपने नाना के घर हुई। आगे की उच्च शिक्षा उन्होंने काशी में रहकर प्राप्त की। असहयोग आंदोलन में शास्त्री जी ने क्या योगदान किया। सन 1920 के असहयोग आंदोलन ने शास्त्री जी की आत्मा को झकझोर दिया। वे 16 वर्ष की आयु में घर परिवार की चिंता छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। क्वेश्चन नंबर 7, शास्त्री जी कब और किन परिस्थितियों में भारत के प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के देहांत के बाद शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1962 के चीनी आक्रमण से भारत त्रस्त था। देश अन्न संकट से गुजर रहा था। 1965 के भारत पाक युद्ध का क्या परिणाम निकला। 1965 में पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया। शास्त्री जी हुंकार उठे। उन्होंने 3 सप्ताह की लड़ाई में ही पाकिस्तान का घमंड चूर चूर कर दिया। अंततः ताशकंद समझौते के बाद युद्ध बंद हुआ।
शास्त्री जी की विजय का क्या रहस्य था? शास्त्री जी की विजय का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि सदा जनता को अपने साथ लेकर चलते थे। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में किन किन गुणों का समावेश था? शास्त्री जी के व्यक्तित्व में देश प्रेम, त्याग, तपस्या, साहस, दृढ़ता आदि गुणों का समावेश था। शास्त्री जी का जीवन हमें क्या प्रेरणा देता है? शास्त्री जी का जीवन हमें ईमानदारी और सादगी भरा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, बालक के अंतःकरण ने चोरी की अनुमति नहीं दी। जब नन्हे को सहपाठियों ने उसे आम तोड़ने को उकसाया तो वह ऐसा नहीं कर सका। उसे इस बात का एहसास हुआ कि चोरी करना गलत काम है। उसके अंतःकरण ने चोरी की अनुमति नहीं दी। बिना बाप के बच्चों को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, बहुत अच्छा। नन्हे जब माली को बताता है कि उसके पिता जीवित नहीं है, इस पर माली एक गुरु के रूप में उसे अच्छा बच्चा बनने की शिक्षा देता है। तात्पर्य यह है कि जिसके पिता ना हो उसे स्वयं संस्कारी बनना चाहिए। निर्धनता और अभावों का कांटा चुभता रहा। वे अपनी पढ़ाई अत्यंत गरीबी में किए। 15 किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय जाते थे। एक बार पैसे ना रहने पर वे गंगा नदी तैरकर पार किए। वे ऐसी मशाल जला गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देश सेवा का मार्ग आलोकित करती रहेगी। शास्त्री जी के त्याग, साहस और दृढ़ता आने वाले पीढ़ियों के लिए ऐसी देशभक्ति की भावना जगा दिया है जो उन्हें देश सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भाषा अध्ययन। यहाँ पे व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे लिखे मुहावरे का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। मुंह में पानी भर आना, लालच होना। मीठे आमों को देखकर बच्चों के मुंह में पानी भर आया। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। पुत्र की सफलता देखकर माता पिता फूले न समाए। जीती जागती मिसाल होना, प्रत्यक्ष प्रमाण होना। शास्त्री जी का जीवन ईमानदारी की जीती जागती मिसाल बन गई। घमंड चूर चूर कर देना, हरा देना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के घमंड चूर चूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 संधि विच्छेद करो। स्वर्णाक्षर, स्वर्ण जोड़ अक्षर। मनोबल, मनः जोड़ बल। दुर्बल, दुह जोड़ बल। दुस्साहस, दुह जोड़ साहस। सिंहासन, सिंह जोड़ आसन। यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।